तो दोस्तों स्टडी मूड में आपका स्वागत है। भारतीय भूगोल के अति महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की भौगोलिक स्थिति और इसका विस्तार। यहाँ से मैं 150 से ऊपर प्रश्न आपको बहुत ही कम समय में कराने वाला हूँ। इसे रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं और यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। इसे रिवीजन के तौर पर ही लीजिएगा क्योंकि मैं काफ़ी फास्ट आपको बताने वाला हूँ, और अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो अपना स्लो भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति। भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो आप जानते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। नहीं जानते हो तो सिंपल से मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा रफली पृथ्वी हो गया, ठीक, पृथ्वी हो गया। ये जो ऊपर से नीचे वाला आता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो रेखा जोड़ता है, या आपको उत्तर से दक्षिण जो रेखा जोड़ता है, इसे हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक। यानी कि ये लॉन्गिट्यूड है। और ये जो आपको लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोला जाता है। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसे आपको लेटे हुए रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रफली मैंने बताया। भारत की स्थिति ग्लोब पर अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये हो गया आपको उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव बना लिया, तो ये वाला क्षेत्र पूर्वी कहलाता है। ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये पूर्वी हो गया, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर ये जो आपको होता है, जो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, ठीक, ऐसे कर है। यानी कि भारत जो है एक तो आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आप कह सकते हैं ये स्थित है, ठीक। तो यहाँ पर अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत का स्थिति अक्षांश में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, तथा देशांतर के स्तर से देखा जाए, उत्तरी मतलब कहने का मतलब उत्तर क्या, तो यहाँ पर मैंने आपको रफली पृथ्वी का आपको 1 मिनट, यहाँ पर जो मैंने पृथ्वी बनाया था ये हो गया आपको देशांतर रेखा 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री जो हो गया अक्षांश रेखा हो गया, तो यहाँ पर स्थित है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये आपको विषुवत रेखा से ऊपर है, तो यानी उत्तरी हो गया। उत्तरी मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री से लेके आपको 97 डिग्री, यानी कि आपको इधर से लेके इधर तक लंबाई की बात किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा है, इसलिए ये पूरब में स्थित है। यानी कि आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति होता है, और यह देशांतरीय विस्तार दिया है और ये अक्षांशीय विस्तार आपको दिया हुआ है। भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व में 7वां स्थान आता है भारत का। विश्व में सबसे बड़ा देश रसिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन का स्थान आता है पहला, द्वितीय स्थान पर भारत है, लेकिन कुछ ही समय में ओवरटेक कर लेगा, यानी कि भारत आगे निकल जाएगा। अगर भारत के क्षेत्रफल की हम बात करें तो यह है 32,87,263, 32,87,263। एकदम याद रखिएगा। भारत किस गोलार्ध में है, देखिए यहाँ पर दिया है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है भारत की स्थिति। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में क्षेत्रफल का कितना है, तो ये 2.42 है, 2.42। आप देखिएगा 2.42, ये याद रखिएगा, पूरे विश्व का क्षेत्रफल है भारत का, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां आता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा आता है। 17.5% के करीब विश्व में पूरी जनसंख्या भारत में स्थित करता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए आगे क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, पूरब से पश्चिम। यानी कि भारत जो यहाँ पर रफली मैं अगर भारत अगर बना लूँ, 1 मिनट, ये रफली अगर मैं भारत बना लूँ तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ये पूछ रहा है पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई है भारत का, ये पूछता है एक उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी कि आप लद्दाख वाला क्षेत्र से लेकर आपको कन्याकुमारी, या आप नीचे वाला एकदम अंडमान निकोबार में जो पॉइंट है वहां तक देखिएगा, तो दोनों का लंबाई में अलग होता है, ठीक। जैसे कि आपको मेन लैंड की बात किया जा रहा है, यानी कि मेन भारत की बात किया जा रहा है, तो ये आपको देखिएगा पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई, यानी कि पूरब से पश्चिम की गुजरात आपको सबसे पश्चिम में पड़ता है, और पूरब में सबसे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर से दक्षिण, यानी कि आप देखिएगा लद्दाख वाला पूरा ऊपर से क्षेत्र का, और नीचे आपको तमिलनाडु वाले कन्याकुमारी तक आप देखिएगा 3214 किलोमीटर पड़ता है, ये आपको उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल है, ये लद्दाख वाला लद्दाख वाला क्षेत्र में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, ये इंदिरा पॉइंट है, आपको अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। 2 हमारा द्वीपीय राज्य भी है, जिसे केंद्र शासित राज्य है। भारत का 2 द्वीपीय राज्य, यहाँ पर एक आपको लक्षद्वीप पड़ता है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन कि भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की जो ये जलीय नहीं, ये वाला नहीं सीमा, ये ऊपर की तरफ जो आपको लगा हुआ है लगभग, उसका लंबाई पूछता है। यह है आपको 15,000
200 किलोमीटर। अब भारत के तटीय सीमा की लंबाई, ये आप देख सकते हैं कि जो तटीय सीमा है, ये देखिए मुख्य तटीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो ये हो जाता है 6100 किलोमीटर के करीब है। लेकिन ये 7516 इसलिए दिया है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला भी आपको इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक। तो ये टोटल 7516 हो जाता है 0.5 तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा से 9 राज्य लगते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहां से अगर स्टार्ट हम करते हैं तो सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद देखिएगा कि गोवा वाला भी स्थिति आता है, कर्नाटक भी आता है, केरल भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, ये सब तटीय वाला राज्य है। उड़ीसा आता है, पश्चिम आपको बंगाल आता है, ठीक। ऐसे कर 9 राज्य आपको जो आपको समुद्र से तट सीमा से लगे हुए हैं, ठीक। देखिए भारतीय तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है, कुल यहाँ पर पूछ रहा है ध्यान से, तो 7516 है। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल आपको जो कि जलीय और आपको स्थलीय दोनों सीमा की लंबाई भारत के निकल कर आ जाता है 22,000 कुछ आपको आएगा। यहाँ पर देखिए आगे देखिए, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो भारत के मध्य से जो गुजरता है रेखा, जो कि एकदम बीचों बीच से भारत से गुजरता है, इसे कर्क रेखा बोला जाता है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक। और कर्क रेखा आपको भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। नाम पूछता है, नाम भी आपको याद रखना चाहिए, आगे क्वेश्चन में कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, तो किस द्वीप का है, तो जम्बू द्वीप है। आप संकल्प छुड़ाते होंगे तो उसमें आता है भारत किसका है, तो जम्बू द्वीप पहले बोला जाता था इस द्वीप को। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, ग्रीक भाषा वाले, जो भी ग्रीक वाले थे, ये सबसे पहले ग्रीक भाषा में आपको इंडिया, क्योंकि इंडिया जो इंडस नदी यानी सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसे इंडस की जगह पर इंडिया बोलने जाने लगा, ठीक। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, तो भारत के मानक समय जो नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है 82.5 डिग्री से आपको जो देशांतर रहे, यहाँ पर देखिएगा ये ऐसे इलाहाबाद से होकर ऐसे गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्योंकि पूर्वी क्यों है, तो ये आपको ग्लोब हुआ, ये हो गया 0 डिग्री आपको देशांतर रेखा, तो इसके पूरब में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर है, ठीक। अब ये कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए कि भारत का प्रमाणिक समय स्थानीय समय से जो स्थिति है कहाँ पर, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से आप देखिएगा, पहले मिर्जापुर था, अब नैनी देता है आपको ऑप्शन में। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में क्या अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि 0 डिग्री आपको जो देशांतर रेखा है और भारत का जो 82.5 डिग्री है उसके बीच में जो अंतर आता है 5.5 घंटे का अंतर आता है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है, तो ये मिर्जापुर के क्लॉक टावर जो है ये मिर्जापुर में स्थापित है, यहीं से समय की गणना की जाती है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है, आप देखिए भारतीय तट रेखा यानी कि भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा है, ये 106 किलोमीटर है, ये याद रखिए। सबसे जो ज्यादा तट रेखा वाला है कौन सा राज्य है, गुजरात है, ये भी सबसे छोटा गोवा के तट रेखा है। संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, तो 29.3 में से 29.5 कह सकते हैं लगभग, यानी 29.3 ही याद रखिएगा, पॉइंट में देता है आंसर। 29.3 पर जो है संपूर्ण भारत के भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी है। अब आगे देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। दक्षिण में ज्यादातर आपको पठार मिलेंगे, साउथ इंडियन में यहाँ पर 27.7% जो है ये प्रतिशत पठार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। और सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है मैदान में, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि नदी द्वारा काट कर लाई हुई मिट्टी होती है, खादर और बांगर, यानी कि नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। भारत में समुद्र तट रेखा वाले कितने राज्य हैं, यहाँ पर देख सकते हैं समुद्र तट रेखा वाले 9 राज्य, मैंने नाम आपको बता रखा है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछता है, तो ये गोवा हो जाएगा। अगर पूछे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है, माफ कीजिएगा, ये राजस्थान होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर यहाँ से 2-2, 4-4 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक, जो कि आप देखिएगा पश्चिम में है। सबसे अगर पूछे कि छोटा राज्य कौन हो जाएगा, तो ये गोवा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर ये पूछे कि सबसे यहाँ पर कम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ये पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये बिहार अपना हो जाएगा। तो ऐसे करके याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ऐसे कर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो ये भारत के समुद्र तट रेखा के राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत के मध्य से होकर कौन सा रेखा गुजरता है, तो कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है। आगे देखिए, भारत के 2 लगभग बराबर भागों में कौन से विभाजित करते हैं, यही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लीजिए, यहाँ पर फैक्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। भारत के भूभाग के अंतिम बिंदु और अवस्थित राज्य, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो है उसका अवस्थित उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर भारत में अंतिम बिंदु कौन है, उत्तरी, मतलब कि ये भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये कौन है, इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर, अभी यहाँ लद्दाख होना चाहिए, ठीक, ये स्थित है। दक्षिण भारत में देखिएगा इंदिरा पॉइंट है,
ये कहाँ पर स्थित है? ये बड़ा निकोबार में स्थित है। यहाँ पर आप देखिए अंडमान निकोबार है, यहाँ पर स्थित है। ये दक्षिणी भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। प्रायद्वीपीय भारत की अगर माप करें मुख्य भूमि यहाँ पर पड़ता है। आप तमिलनाडु वाला देखिएगा तो केप कमोरिन आप देखिएगा यहीं पर आपको स्थित है। तो ये आपको मुख्य भूमि से आप देखिएगा कि सबसे ये साउथ में जो पड़ता है ये मुख्य भूमि से प्रायद्वीपीय भारत अगर दे तब पर भी यही आंसर लगाइएगा। पूर्वी भारत, सबसे पूर्वी भारत यानी कि सबसे पूर्व में जो स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश के किबूथी नाम है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी भारत में सबसे पश्चिम में गुजरात में स्थित है, यहाँ गुजरात स्थित है। और गोरे माता या आपको देखिएगा कन्याकुमारी यहाँ पर नहीं होगा, गोरे माता होगा, ठीक। गोरे माता उसे बोला जाता है, ठीक। गोरे माता, ये गोरे माता सबसे पश्चिमी छोर है भारत का। अब यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूछे कि सबसे पहले कहां पर सूरज निकलता है, तो सबसे पहले सूरज जो निकलता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पूर्व में वही स्थित है। अगर ये पूछे कि सबसे बाद में कहां निकलता है, गुजरात में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद गुजरात में आपको सूरज निकलता है, ये भी याद रखिएगा। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक कौन है, तो केप कोमोरिन है दक्षिणी, आपको यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ है, ठीक। इसका केप कोमोरिन भी नाम है, पहले नाम था। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है आदम के पुल, एडम्स ब्रिज जिसे बोला जाता है। भारत और यहाँ पर श्रीलंका है, इसी के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं। 8 डिग्री चैनल जो पृथक करता है, किसको किसको पृथक करता है, तो ये लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ है लक्षद्वीप और यहाँ पर आप देखिएगा नीचे है मालदीव वाला छोटा सा देश है, उसको अलग करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसे आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, मिलान में भी दे देता है। यहाँ पर देखिए 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो छोटा अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, ठीक। ये भी याद रखिएगा। डंकन पास किसके बीच में है, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। अब आगे देखिए, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है, तो भारत के दक्षिण में स्थित सबसे दूरस्थ स्थल जो है इसके दक्षिण में सबसे स्थित है, ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक। ये याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल कौन है, देखिए आप देखिएगा, अगर भारत की स्थिति ऐसे अगर हम देखते हैं, ऐसे आप देख लीजिए, यहाँ पर जब भारत है, थोड़ा 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर भारत स्थित है, यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा यहाँ पर जो भारत स्थित है ये हो गया भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक। अब ये यहाँ पर देखिएगा, जहाँ पॉइंट में लगाया हूँ वहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो ये भूमध्य रेखा से मैं आपको रफली बता रहा हूँ, मतलब समझिएगा कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा तो यही ना नज़दीक हो जाएगा ना, कि सबसे दक्षिणतम बिंदु ही तो आपको भूमध्य रेखा से भारत का सबसे नज़दीक होगा ना, या विषुवत रेखा से आप बोल सकते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि दक्षिणतम बिंदु है सबसे। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल आपको लद्दाख वाला क्षेत्र में पड़ेगा, वो सबसे उत्तरी भाग। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो बड़ा निकोबार में। ये भी पूछता है कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट कहाँ पर है, तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक। मिस की ग्रेट निकोबार में। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो पेम्बन चैनल जो है, पेम्बन जो चैनल है श्रीलंका और भारत के बीच में है, पेम्बन चैनल, ये अलग करता है भारत को। आप देखिएगा कि मुख्य भूमि से अलग करता है, मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। भारत के मुख्य भूमि, माफ कीजिएगा, यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप, मिस की रामेश्वरम द्वीप भी भारत का ही एक क्षेत्र है, ठीक। सबसे दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा ऐसे नोक के, एक नोक के जैसा लगा हुआ है, और उसके बाद आप देखिएगा कि पाक जलडमरू मध्य पड़ता है, और वो फिर श्रीलंका उसके बाद आ जाता है, ठीक। तो ये जो है भारत और ये इसके बीच में एक आपको जलडमरू मध्य में यानी कि आपको चैनल है, 2 आपको स्थल के बीच में एक चैनल है। तो भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन करता है, पेम्बन चैनल अलग करते हैं, पंबन या पैबन, ये याद रखिएगा। ये आपको श्रीलंका से अगर दे भारत को कौन अलग करता है, तो ये आपको पाक जलडमरू मध्य जो है वो आपको, ठीक। या आपको बोल सकते हैं एडम्स ब्रिज किसके बीच में पाया जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो गोरे माता है, जो सबसे पश्चिमी स्थित है, गुजरात में यहाँ पर स्थित है, और ये आपको सबसे पश्चिमी बिंदु कहलाता है, गोरे माता या गौर माता बोला जाता है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य आ गया, ये पाक जलडमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है, तो ये एक खाड़ी पाया जाता है, भारत और ये श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी पाया जाता है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है, ठीक। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा निर्धारण, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींचा गया है, ठीक, मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा विभाजित करता है, तो रेडक्लिफ रेखा, सर रेडक्लिफ ने इसे निर्धारित किया था, रेडक्लिफ रेखा, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, यहाँ पर देख सकते हैं सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, सुदूर पूर्व में स्थित देश, मतलब कि ये आपको पूर्वी क्षेत्र पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे कर म्यांमार जो बनाता है सबसे अधिक आपको जो बाउंड्री इसका सबसे लंबा लगता है पूर्वी में, ठीक। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगता है, तो ये आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, ठीक। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगता है भारत का, लगभग 4000 से करीब आप देखिएगा किलोमीटर, ये बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य जो है ये त्रिपुरा है, ये भी याद रखिएगा।
भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? भूटान के साथ लगता है सबसे छोटी स्थलीय सीमा। अगर भूटान ऑप्शन में नहीं है, अफगानिस्तान देता है, क्योंकि उस अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र लगता है हमारे जो भारत से, वो अभी पाकिस्तान के कब्जा में है, पीओके के कब्जा में। 106 किलोमीटर के करीब लगता है, वो सबसे कम लगता है अफगानिस्तान के साथ है। अगर वो ऑप्शन ना दे तब जाकर आप भूटान मार सकते हैं, ठीक। भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बड़े हिमनद है ये सियाचिन हिमनद के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो है जो दिया हुआ है कि संबंध राज्य और लंबाई पड़ोसी देश उनकी जो लगता है सीमा, यहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगता है किसका किसका लगता है? असम का, मेघालय का, मिजोरम का, त्रिपुरा का, पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। टोटल 4096 किलोमीटर सीमा लगता है और 5 राज्यों का सीमा लगता है यहाँ पर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल। चीन के साथ भी आप देखिएगा कि आपको 3488 किलोमीटर का सीमा लगता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर को 370 हटाकर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्य भी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर पाकिस्तान के साथ देखिए कौन कौन लगता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक। लद्दाख वाला क्षेत्र लगेगा 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ कौन कौन लगता है? उत्तर प्रदेश, बिहार लगता है नेपाल के साथ, बिहार का लगता है, उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है, बंगाल का लगता है, सिक्किम का लगता है, उत्तराखंड का लगता है। यहाँ भी 5 आपको राज्यों का सीमा लगता है। नेपाल के 1751 किलोमीटर सीमा लगता है। म्यांमार पूर्वी में देखिए सबसे अधिक सीमा लगता है 1643 किलोमीटर, यहाँ पर माफ कीजिएगा, हाँ 1643 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर किसके किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ लगता है म्यांमार की सीमा। फिर भूटान देख लीजिए, यहाँ पर 699 किलोमीटर का सीमा लगता है, जो कि सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश ये आपको देखिएगा भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर अफगानिस्तान देखिएगा, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा लगता है, जिसमें आप देखिएगा अभी पाक अधिकृत पीओके जिसे बोला जाता है, लद्दाख वाला क्षेत्र वो पड़ेगा, वो सीमा आपको लगता है। यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं, यहाँ पर लद्दाख हो जाना चाहिए, ठीक। देखिए आगे चलिए, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? ये आपको तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। तमिलनाडु याद रखिएगा कोरोमंडल तट। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है, तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन है? दक्षिण का पठार है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ये होगा परदीपीय पठार, सबसे प्राचीन में हो जाएगा, ठीक। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? ये पूर्वी, ये जो हुआ ना ये वाला क्षेत्र, ये जो है ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के यहाँ देखिए पश्चिमी तट को उत्तरी भाग किस नाम से जाना? मतलब पश्चिमी तट जो हो गया इसके ये उत्तरी भाग की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है ये किस भाग से जाता है? ये कोकर तट के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे देखिए, मालाबार तट भी इधर ही पड़ता है, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है ये मालाबार तट कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु है। किबिथु जो है ये भारत के सुदूर सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हौलक द्वीप का नाम क्या है? हौलक द्वीप का नया नाम क्या है? ये स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया है। कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये गोवा से लेकर दमन तक आपको कोकर तट है। कहाँ से? यहाँ पर आप देखिएगा गोवा हो गया और यहाँ पर दमन द्वीप तक आपको क्या पड़ेगा? कोकर तट आपको पड़ेगा, ये याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो प्रवाल भित्ति के कारण लक्षद्वीप जो है समूह की द्वीपों की आपको उत्पत्ति हुई है, ठीक। भारत के क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन है? एक आपको सुसुप्त है और एक आपको सक्रिय है, मिसकी एक बैरन है और एक नारकोंडम है। ये दोनों आप देखिएगा कि इधर पड़ता है, इधर यहाँ पर आपको पड़ेगा, ठीक। भारत के किस भाग में बैरम ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको बैरम ज्वालामुखी द्वीप है। न्यू मोर द्वीप कहाँ है? न्यू मोर द्वीप जो अभी निकल कर आया था ये आपको बंगाल की खाड़ी में आपको न्यू मोर द्वीप पूछता है आपसे। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से, वहां पर काला पानी की सजा जब होता था तो वहीं पर लोगों को ले जाया जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जेल था, ठीक, वहीं पर आपको काला पानी की सजा दिया जाता, इसको वहीं पर ले जाकर छोड़ दिया जाता था, ठीक। लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर आप देखिएगा लक्षद्वीप है तो ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये नीचे हिंद महासागर है, ठीक। आगे देखिए, द्वीप समूह स्थित है यहाँ पर ये दीव देखिए, ये दमन द्वीप है ना, दीव कहाँ पर है? तो खंभात की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर आप देखिएगा दीव आपको स्थित है गुजरात वाले क्षेत्र में, खंभात की खाड़ी में दीव स्थित है। दीव एक द्वीप है, दीव एक कहाँ के? गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है, ये याद रखिएगा। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की जो संख्या ये कितना है? तो ये 36 द्वीप है जो लक्षद्वीप में पड़ता है। यहाँ पर आपको 36 द्वीप की संख्या, छोटे छोटे द्वीप है। आगे देखिए,
थार मरुभूमि स्थित है। थार मरुभूमि यानी थार मरुस्थल भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये स्थित है राजस्थान में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वर्तमान में भारत के किस स्थान पर सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी यानी कि जहां सबसे ज्यादा बर्फ हो, तो ये आप देखिएगा सियाचिन को आपको सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे बोला जाता है? सिकंदराबाद को बोला जाता है। नवाबों की बोलिएगा, नवाब शहर या नवाबों की राजधानी किसे बोला जाता है? ये लखनऊ को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। हैदराबाद के जुड़वा शहर सिकंदराबाद है। और यहाँ पर देखिएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में आपको एक झील भी पाया जाता है जिसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी बहुत लंबा आपको देखने को मिलेगा, हुसैन सागर झील है। कोची का जुड़वा नगर कौन है? एर्नाकुलम है। कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है, ये भी याद रखिएगा। भारत का मात्र एक शीत मरुस्थल कौन है? तो लेह है। बहुत कम बारिश यहाँ पर होता है लेह में, ये मात्र भारत का एक शीत मरुस्थल है, सबसे कम बारिश होता है। लद्दाख राज्य का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो इसे अक्साई चीन के हम लोग बोलते हैं, अक्साई चीन, जिस पर लद्दाख ने अधिकार कर रखा है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा, इसे क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड का ये भारतीय उपमहाद्वीप भाग था। ठीक। भारतीय आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, चतुष्फलकीय, ये चतुष्कोणीय आप बोल सकते हैं। भारत के उत्तर मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है? तो ये चरनोजम की है। भारत के उत्तर मैदान की मिट्टी किस प्रकार की? चरनोजम। और उत्तरी भारत के मैदान की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी काफी ज्यादा है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश का जो सीमा है ये सबसे अधिक राज्यों के साथ स्पर्श करती है, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, वैसी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से, पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, यह अरुणाचल प्रदेश था, पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहां पर? तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, जो कि आपको क्या है? अंडमान निकोबार की आपको राजधानी है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन है? तो सुदूर पश्चिमी बिंदु आप देखिएगा भारत का ये पड़ता है गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में आपको पड़ेगा, इसकी 68 डिग्री 60 मिनट। अब देखिए प्रमुख चैनल यहाँ से याद कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। 8 डिग्री जो चैनल है, यानी 8 डिग्री चैनल का मतलब आप समझते हैं 8 डिग्री अक्षांश रेखा, ये मुख्यतः आप देखिएगा उसे ही आपको 8 डिग्री चैनल बोल दिया जाता है। ठीक। तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है, ये याद रखिएगा। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री किसके बीच में? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री है। ठीक। फिर आपको ग्रेट चैनल किसके बीच है या महान चैनल? तो सुमित्रा जो है इंडोनेशिया है, सुमित्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच स्थित है? तमिलनाडु और निकोबार के मध्य, यहाँ पर पाक स्ट्रेट आप बोल सकते हैं। पाक स्ट्रेट ये आपको तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच भी स्थित होता है। ठीक। कोको स्ट्रेट देखिएगा, कोको द्वीप जो म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है कोको। डंकन पास या डुंकन पास आप देखिएगा, ये दक्षिणी अंडमान और लघु यानी कि आप देखिएगा लघु अंडमान के बीच में है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल लघु अंडमान के बीच में स्थित है। ठीक। पाक खाड़ी कहाँ स्थित है? पाक यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए पाक स्टेट की बात हो रहा था या पाक की खाड़ी की बात हो रहा था। पाक स्टेट जो है यहाँ पर तमिलनाडु निकोबार के मध्य में आप देखता है। पाक की खाड़ी अगर देगा तमिलनाडु और श्रीलंका या भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बार बार ये देता है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर? तो ये दक्षिणी तमिलनाडु के और श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी कि दक्षिण पूर्व यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दक्षिण और पूर्व में यहाँ जो मन्नार की खाड़ी यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर श्रीलंका मिलेगा। ठीक। तो ऐसे स्थित है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी, ये भी याद रखिएगा। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात में है, जहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना है, तापी नदी याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि आपको मुहाना मिलता है, रिफ्ट वैली से होकर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। लक्षद्वीप सागर कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य में स्थित है। ठीक। लक्षद्वीप यहाँ पर देखिएगा, यह हुआ लक्षद्वीप और यह मलाबार तट हुआ, इसी के बीच में लक्षद्वीप सागर है। ठीक। महान या महान क्रिक जो स्थित है, यह पतली सी एक निवेशिका है जो मुंबई में मिलता है। सर कोरी क्रिक जो स्थित है, सर या कोरी क्रिक जो है, यह पश्चिमी गुजरात में स्थित है। 24 डिग्री भी देता है कि किसके बीच में आपको मतभेद चलता है इसके लेकर, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में चलता है, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये पक्का यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बस रिवीजन के तौर पर इसे ले लीजिएगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। दक्षिणी गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी नदी को बोला जाता है। कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा इसलिए बोला जाता है जैसे गंगा में आपको पवित्र माना जाता है उत्तरी भारत में, या जैसे गंगा में सालों भर पानी रहता है, वैसे कावेरी नदी में भी सालों भर पानी रहता है। और इसके पानी के बंटवारा को लेकर भी मतभेद रहता है, कौन कौन राज्यों में? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी। ठीक।
भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो ये गोहार माता, ये गोरी माता है। पश्चिमी बिंदु जो है ये आपको कहाँ पर स्थित पड़ता है? तो ये आपको स्थित पड़ता है गुजरात में। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली सबसे प्राचीन पठार के अंतर्गत आता है। ये देखिएगा अरावली और विंध्य के बीच में, अरावली ऊपर नीचे विंध्य हो जाएगा, ऐसे कर कर आपको है। इसके बीच में जो आपको पठार आता है ये मालवा का पठार आता है, ठीक। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है एक प्रकार का। यहाँ पर देखिएगा ये हो गया पश्चिमी घाट। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर भारत की सबसे बड़ी सुरंग। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में अभी राज्यों की संख्या 28 है। अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यानी केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 हो चुका है, ठीक। क्योंकि 370 के थ्रू आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है। यहाँ पर देखिए, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये अभी लद्दाख में हो जाएगा, ठीक। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप में है। भारतीय भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो एक महासागर मिलते हैं भारतीय भूभाग में, जो कि हिंद महासागर हो जाएगा। भारत के ही नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम पड़ा हुआ है। तो पूछता है ऐसा कौन सा महासागर है जिसके एक देश के नाम पर पड़ा है? तो आपको हिंद महासागर। अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 36 है। और बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या 204 है। भारत का सबसे ध्यान देख सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है? अरावली, ये राजस्थान में पड़ता है। भारत के सबसे प्राचीन आपको पर्वत इसे बोला जाता है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में पड़ता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? वन से घिरा हुआ राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा वन? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में आप चले जाइएगा। भारत में न्यूनतम वनाच्छादित वाला राज्य, इसके सबसे कम आपको वन कहाँ? तो हरियाणा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, यहाँ पर देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, यहाँ पर रिवीजन करते रहिए। यहाँ पर देखिए, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य यानी कि समुद्र तट से सबसे लगती है, गोवा है, मैंने बताया आपको। भारत की सबसे लंबी नदी का है? गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, और इसी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी भी है। पूछता है सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना, जो कि गंगा की है, ठीक। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो आपको अमेजन नदी है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन से? मानसीराम, आपको देखिएगा ये मेघालय में पड़ता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसीराम हो जाएगा। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह में, आप देखिएगा लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होता है। भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार कौन कौन करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण ये तैयार करता है भारत के भौगोलिक मानचित्र। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा है, जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी आप लोगों को लगभग 150 से ऊपर क्वेश्चन करा दिया, और इतने कम समय में आपका रिवीजन होगा। ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट से लाते रहूँगा, जितना हो है मेरे पास समय मैं कोशिश करूँगा आपके एग्जाम के लिए रिवीजन करा जाए, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी और वन लिनियर के माध्यम से भी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।